आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में नियमित रूप से आने वाले सभी मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक न्याय के लिए जो कुछ कहना चाहिए उसके ऊपर विस्तार से या संक्षिप्त रूप से जरूर बात उठनी चाहिए, और जो कमी उसमें दिखती है, जो दोष उसमें दिखता है, उसके ऊपर सीधी चोट पड़नी चाहिए। अभी हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों का आक्रोश रेल विभाग द्वारा जो शासकीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित की थी उसे लेकर फूटा, और उसके को बहुत ध्यान से देखा जाए तो लगेगा कि छात्रों ने यह गड़बड़ की, उनका धीरज जवाब दे गया। पहली बात तो यह है कि धीरज जवाब दे गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस देश में नवयुवक क्या एक एक रोटी, एक छोटी छोटी नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहे हैं? और आपके ध्यान में यह बात भी आनी चाहिए कि नौकरी के लिए दौड़ने वाले ये लोग सरकारी सेवा के लिए ही क्यों दौड़ रहे हैं? कारण क्या आप नहीं जानते हैं? तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। छोटी से छोटी सरकारी नौकरी पूरी सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। कारण इसका यह है, अगर आपका चयन किसी तरह हो गया तो आप सरकार के दामाद बन गए। आप में योग्यता हो या न हो, आपको वह वेतन हर हालत में मिलेगा, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। उस प्रकार का नारा लगाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब अपना अस्तित्व खो चुकी है, और मैं समझता हूं यह अच्छा हुआ। जिस प्रकार की गुंडागर्दी, जिस प्रकार का संरक्षण सरकार दे रही है, वह संरक्षण आम व्यक्ति को क्यों नहीं मिलता? एक व्यक्ति कमर तोड़ मेहनत करते हुए अगर किसी प्रकार का धंधा पकड़ता है, छोटी सी दुकान लगाकर शकरकंदी बेचकर, उन उबली हुई शकरकंदियों को बेचकर जो 2 पैसे मिलते हैं, यह आप गांव-गांव के लोगों में देख सकते हैं। छोटे छोटे हाट बाजारों में यही दृश्य तो दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या तेजी से संपन्नता की ओर बढ़ने वाले अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी ही नहीं होते हैं? आपको अच्छी तरह मालूम है, और हम सब भुक्तभोगी हैं, कि किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों न हो, शासन के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी सुविधाएं पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक उसे रिश्वत नहीं मिलती तब तक वह आपका काम नहीं करता। मैं खुद इसी प्रकार की स्थिति का शिकार हूं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक समय ठेकेदारी भी की है, और ठेकेदारी किसी भी विभाग की हो, मैं दावे के साथ कहता हूं उसमें हर पद अधिकारी का कमीशन क्या होता है यह बंधा हुआ है, और अगर आप वह कमीशन नहीं देते हैं तो आप बहुत दुष्ट आदमी हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे कुछ भी उल्टी सीधी टिप्पणी लिख देते हैं, और किसी भी विभाग में होने वाला अंतिम निर्णय उस टिप्पणी के आधार पर ही होता है। और टिप्पणी कितनी तरह की होती है इसे आप नहीं जानते, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं, या वे ऊंचे पद पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कार्य को रोकना या करना उनके बाएं हाथ का खेल है। और ये प्रशासनिक अधिकारी जो टिप्पणी लिखते हैं वह बहुत चालाकी पूर्ण और धूर्तता पूर्ण होती है, वह हमेशा अपूर्ण होती है, और अपूर्ण होने के कारण चित भी मेरी और पट भी मेरी। उसको चाहे आप जिधर मोड़ दीजिए। देश का न्याय विभाग क्या गूंगा और बहरा नहीं है कि इस प्रकार की अधूरी दो मुही टिप्पणियों को वह स्वीकार करता है, और कभी भी न्यायपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी के लिए उचित कानून नहीं बनाता। उचित कानून कौन बनाएगा? उचित कानून बनाने का अधिकार हमारे तथाकथित प्रतिनिधियों को पास है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनावों में तो सीधे देश की जनता मतदान करती है, सामान्य नागरिक मतदान करता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में देश के सामान्य व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं। उच्च सदन कहलाने वाला यह सदन किस प्रकार निर्णय लेता है? कहा तो यह गया था कि जो अत्यंत विद्वान और न्यायपूर्ण बात कहने वाले, गंभीर अध्ययन करने वाले लोग यह समाज की नजर में नहीं आ पाते, लेकिन अगर हमको
उनका लाभ लेना है, उनके ज्ञान का लाभ लेना है, तो फिर इनका चयन किसके द्वारा होना चाहिए? तो इनका चयन सांसद और विधायकों के द्वारा होना चाहिए। और आज की स्थिति में सांसद और विधायक ये तो खुद राजनीतिक दलों के गुलाम बन चुके हैं। तो फिर सारी प्रशासनिक प्रक्रिया यह समाज को धोखा देने वाली हुई कि नहीं? इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने कभी संविधान के बारे में जो टिप्पणी की थी वो स्पष्ट रूप से यह कही थी कि आज मैं जैसा देख रहा हूं, इसी संविधान को फूंकने के लिए अगर मुझे आगे आना पड़े तो मैं सबसे आगे इस संविधान को फूंकने वाला होऊंगा। आप भीमराव अंबेडकर जी के दर्द को महसूस करिए। और ये मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो SC/ST के नाम पर जो आरक्षण दिया, तो अगले चुनावों में उन्हें परास्त किससे होना पड़ा? आपको यह पता होना चाहिए। तो कांग्रेस के एक सामान्य से प्रत्याशी ने उनको परास्त किया और वह केवल यही बताने आया था कि आपने जो आरक्षण का प्रावधान किया है उसी के कारण मैं आपको हराकर लोकसभा में जा रहा हूं। अब यह मैं नहीं कह सकता। भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने बड़े सद्भाव पूर्वक इन पिछड़े हुए लोगों का कल्याण करने के लिए जो संविधान बनाया था, वह उन्हीं के लिए काल बन गया कि नहीं? क्योंकि इसका भी सीधा सीधा कारण है। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। हालांकि मैं नहीं कहता, क्योंकि सारा निर्णय सबके बहुमत के आधार पर हो रहा था। जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे उनका चयन किसने किया? इस बात को आप क्यों नहीं सोचते? सारी बेईमानी की जड़ें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप में सोचने, समझने और विचार करने की और विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी भारत के नागरिकों में वह समझ पैदा नहीं हुई, क्योंकि यह जो संविधान है यह कोई समझ किसी में पैदा करता ही नहीं है। व्यक्ति को उसके अधिकारों का वास्तविक ज्ञान यह नहीं कराता, और जब वास्तविक ज्ञान नहीं होता तो फिर वह किसी का भी अंधभक्त होता है। फिर वो नेहरू जैसे चरित्रहीन, मूर्ख और अल्प बुद्धि व्यक्ति, जो अंग्रेजों का अंधभक्त कहा जाना ज्यादा ठीक है, उसके हाथ में देश हो। चाहे नकली महात्माओं के नाम पर लोकतंत्र के विरुद्ध अपनी टांग अड़ाने वाले व्यक्ति का सवाल हो। आप बिना नाम लिए भी कुछ समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कुछ लोग मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर मेरी बात को काट सकते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। कभी अगर नाम लेकर भी बात करनी पड़ी तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं और बाकी झूठे हैं। ये अंग्रेजों के पाले पोसे हुए लोग समाज में जबरदस्ती के महात्मा तो बन गए हैं, लेकिन घाना में गांधी जी की चौराहे पर लगी हुई मूर्ति को घाना के नागरिकों ने हथौड़े और छेनियों से टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया। तो मेरी बेटी ने ही एक सवाल किया था कि बाबूजी, क्या घाना के लोगों ने ये ठीक किया? मैंने कहा, ये बताओ क्यों, तुमको परेशानी क्या हुई? बोले, वाह, गांधी जी की मूर्ति को इस तरह तोड़ दिया। यानी गांधी जी की मूर्ति थी, यह नहीं टूटनी चाहिए थी। क्या घाना के लोगों को अपने बारे में निर्णय करने का अधिकार भारत के लोगों को है? क्या भारत के बेवकूफ लोगों को वह सच्चाई नहीं आज भी नजर नहीं आती है? तो उनको सच्चाई देखनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि यह बात जब तक आपकी समझ में नहीं आती, तब तक मुझे राजनीति से परे हटकर न्याय के आधार पर अपनी बात कहनी चाहिए। तो आज की इस परिचर्चा में मैं देश की राजनीति और देश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर चोट करना चाहता हूं। मैं दावा करता हूं कि आज अगर राजनीति भ्रष्ट है तो इसका मूल कारण यह प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। राजनेताओं के हाथ में एक तरफ तो कानून बनाने का अधिकार है, वो जैसा चाहे कानून बना सकते हैं, लेकिन आज तक जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में लगातार वृद्धि हुई है, क्या इसकी ओर लोगों का ध्यान गया है? कौन कहता है कि यह न्यायपूर्ण है? यह तो इस गरीब जनता के ऊपर एक प्रकार से कुत्तों जैसा व्यवहार बता रहा है। महामूर्ख
दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर प्रशासन में किसी ऊंचे पद पर बैठ गया है या वह दल के नाम पर सत्ता में शामिल हो गया है तो वही आचरण करता है कि नहीं? दोनों मिलकर खाते हैं और समाज कुछ नहीं कर पाता है। आम व्यक्ति रो कर रह जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बात को आप यथार्थ में समझिए। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो तो 40 साल तक यानी सेवा में रहता है, एक से एक पद पर क्रमशः उन्नति प्राप्त करते हुए बड़ा से बड़ा वेतन और सुविधाएं पाता रहता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक अनुभव होने के कारण उसकी ऊंच नीच को, उसकी पेचीदगियों को या किसी समस्या को हल करने के लिए उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं होगा। और इस संबंध में मुझे प्रताप सिंह कैरो का नाम लेना पड़ेगा, जिसने किसी समय कहा था अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कि सेक्रेटरी जी आपको ये कानून बनाना है, ये काम करना है, जाके आप इस काम को जल्दी करिए। कुछ देर में ही सेक्रेटरी वापस आया और उसने प्रताप सिंह कैरो को बताया कि सर ये काम तो संवैधानिक नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो प्रताप सिंह कैरो का जवाब क्या था ये आपको बता रहा हूं मैं। ये सच्चाई है, ये इतिहास है, ये कोई झूठ नहीं है। और उनका जवाब एक ही था, तू जो सेक्रेटरी बना है तू मेरी कही हुई बात का पालन कराने के लिए बना है, और अगर मेरे द्वारा बताई गई बात किसी तरह से असंवैधानिक है तो इसे संविधान सम्मत बनाना यही तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू संविधान सम्मत नहीं बनाएगा तो अपने पद से रफू चक्कर हो जा, तेरी जगह दूसरा सेक्रेटरी तैयार है। अब आपको अगर इसके बाद भी सच समझ में न आए तो बताइए ये मेरा कसूर है या आपकी समझ की कमी है? बंधुओं, आज भी वही स्थिति है, आज बल्कि पहले से भी अधिक भीषण स्थिति है। पहले प्रशासनिक अधिकारियों का कमीशन कम था और अब तो जितने एनजीओ उठा लीजिए जो सरकार की दया पर करोड़ों रुपया प्रति वर्ष पाते हैं, बंधा हुआ एक निश्चित कमीशन उनको देना ही पड़ेगा। अगर आप 50 करोड़ रुपया सरकारी अनुदान पाए हैं, सरकार ने आपको, आपके एनजीओ को 50 करोड़ रुपए देने की बात करी है, तो 20% उसी समय पहले आपको प्रशासनिक अधिकारियों को देना पड़ेगा। और उन प्रशासनिक अधिकारियों में केवल प्रशासनिक लोग नहीं हैं, उसमें सत्ता में बैठे हुए लोग भी हैं। अर्थात उस काम में अगर आज भाजपा केंद्र के पद पर बैठी है तो उसके ऊपर जो पद का दुरुपयोग करने के आरोप लग रहे हैं वह सर्वथा गलत नहीं है। लेकिन मैं साथ में यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या यही दुष्कर्म पहले से नहीं हो रहा था? क्या नेहरू उसका जन्मदाता नहीं है? क्या वह मूर्ख व्यक्ति इसी स्थिति को नहीं देख रहा है? अब नहीं देख सकता था तो उसकी कमी है। और इसलिए मैं तो यह भी कह रहा हूं कि संविधान नामक यह जहर का पेड़ जितना मजबूत हो रहा है उतना ही इसके कांटे देश की जनता की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। और इसलिए इस जहर के पेड़ को काटिए और केले की जनता की रक्षा कीजिए, नहीं तो यह उसी बात को सिद्ध करेगा, केला तब ही न चेतया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भया कांटे नहीं लीना घेर। बंधुओं, यह किसने कहा यह महत्वपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस विद्वान ने यह निष्कर्ष की बात जो कही है वो आम जनता के लिए कही है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कही है। इसलिए यदि आप प्रशासनिक भ्रष्टाचार का, दुराचार का, काले धन का और समाज के साथ होने वाली किसी भी धोखाधड़ी का अगर सही समाधान करना चाहते हैं तो आपको शासन और प्रशासन में होने वाली बेईमानियों का कारण भी समझ में आना चाहिए। इसका समाधान क्या हो सकता है, यह एक स्वतंत्र आगे सोच का विषय है। और किसी दिन संभव हुआ तो मैं जरूर उस विषय को भी अपने विचार का विषय बनाऊंगा
और यदि आपके पास कोई सवाल हो और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए अगर अपना नाम भी देना चाहेगा तो हम प्रयास करेंगे बिना किसी दुर्भावना के उसकी बात भी कही जाए और साथ में बाकी लोगों को भी कहने का मौका मिले। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप आज बहुत से चैनलों पर जो कौवों की लड़ाई देख रहे हैं, उस प्रकार की कौवों की लड़ाई हमारी चैनल से नहीं चलेगी। उसको आर्थिक न्याय पहले परिभाषित करना पड़ेगा और आर्थिक न्याय की समझ अगर उसमें नहीं है तो बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी रहे, हमको क्या लेना देना, बड़े से बड़ा शासक रहे, हमको क्या लेना देना। हमको तो समाज में गरीबी का समाधान चाहिए। लेकिन आप बता दीजिए कि 5 राज्यों के चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल या व्यक्ति स्पष्ट रूप से आर्थिक न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है? कल्पना तक लोगों को नहीं है। तो वैसी स्थिति में गरीबों के हित में काम करने वाला व्यक्ति कहां से दिखाई पड़ेगा? इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि राजनीतिक लड़ाइयों को एक तरफ छोड़ दीजिए, विचारधाराओं के नाम पर होने वाली बकवास को भी एक तरफ छोड़ दीजिए। उसमें तो फिर सारे के सारे समतावादी और पूंजीपति राष्ट्रवादी अपनी अपनी बात कहेंगे और किसी की भी बात समाज में आर्थिक न्याय को स्थापित करने वाला सिद्ध नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा स्पष्टता के साथ मुझे कोई बात कहनी चाहिए। और मैं फिर यह बात कह रहा हूं कि यदि आपको आर्थिक न्याय की अवधारणा को समझने में कोई कठिनाई हो तो आप ये 2 पुस्तकें आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। केवल नाम मात्र के खर्च के आधार पर हम पुस्तकें भेजते हैं और यदि आप उसे भी नहीं दे सकते, उसका खर्च वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं या समाज में अभियान चलाने के लिए आप चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी मांग के अनुसार 100 पुस्तकों तक पुस्तकें आपके पास भेजें और आप उनके एक एक पुस्तक के सदुपयोग की गारंटी आप हमें दें। आप जिन लोगों को बिना मूल्य के पुस्तक देते हैं उनकी पूरी सूची हमारे पास वापस आपको भेजनी पड़ेगी। यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन खरीदी गई पुस्तक उसका मूल्य जिसका हम मूल्य लेंगे उसकी कोई सूची भेजने की हमारे पास जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आप देश के शासन और प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। और मैं फिर इस बात के साथ बात को समाप्त करता हूं कि गोपनीयता के लिए समाज में कभी कोई स्थान नहीं हो सकता। और यदि आपने शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को गोपनीयता का अधिकार दे दिया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। बेईमानों और धूर्तों से, लूट से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मैं पूरी पारदर्शिता को लोकतंत्र का मूल आधार, आर्थिक न्याय का मूल आधार स्वीकार करता हूं। और आप इन्हीं सभी मापदंडों पर यदि कोई विचारधारा आपको बढ़िया दिखती हो तो मैं उस पर बात करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और मेरी दृष्टि में कोई भी पराया नहीं है, लेकिन मेरी निष्ठा उन लोगों के प्रति है जो आज शोषण का शिकार हैं और अभावग्रस्त, दरिद्रता की भयावह त्रासदी झेलते हुए किसी प्रकार से जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। और आपकी जो सहानुभूति है, आपका पूरा बल है, बुद्धि है, वह भी उस पक्ष में लगेगा और सभी लोग मिलकर हम भारत को गरीबी से मुक्त करेंगे। और केवल भारत को ही नहीं बल्कि मानवता के प्रति भी हम अपने इस कर्तव्य का पालन करेंगे। जय भारत, मानवता की जय हो। जय